सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आइए, एक लंबे समय के पश्चात मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था क्योंकि मेरे पास समय की कमी हो रही थी। आज मुझे मौका मिला है, तो चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ में आगे बढ़ते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। वो जो टॉपिक है वो 9th और 11th क्लास से रिलेटेड है। वैसे इन फ्यूचर ये जो टॉपिक है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछता है। उस टॉपिक का नाम है न्यूटन के गति के समीकरण। तो आइए देखते हैं गति के जो समीकरण है उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं, एक एक बारीकियों को समझते हैं कि गति के समीकरण में कौन कौन सी राशि क्या क्या है, उनके मात्रक क्या है और सवाल बनाने के लिए कौन कौन से कंडीशंस अप्लाई किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हम न्यूटन के गति के समीकरण। आप लोगों को मालूम होगा गति के जो समीकरण होते हैं वो तीन होते हैं। पहला समीकरण आप देख सकते हैं, ये सूत्र होता है पहला समीकरण v = u + at। ये गति का पहला समीकरण है, v = u + at। दूसरा समीकरण होता है s = ut + ½ at²। तीसरा समीकरण आपको देखने को मिलेगा v² = u² + 2as। ये होते हैं गति के तीन समीकरण। बट आपको बता दूं, अगर आपके पास ओल्ड बुक है फिजिक्स का 9th और 11th का, तो आपको यही देखने को मिलता है एज इट इज जो मैंने यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है, ठीक। लेकिन अभी जो लेटेस्ट बुक आया हुआ है फिजिक्स 11th में, वहां पर थोड़ा सा चेंजेस आपको मिलेगा। जहां पर आपको u दिख रहा है वहां पर उन लोगों ने लिया हुआ है v0 लेकर के चला हुआ है, ऐसे करके चला है। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सेम अर्थ होता है। आप v0 लेकर के चलिए या u लेकर के चलिए, ठीक, जैसे आपकी हैबिट में होगी वैसे लेकर के चलिए तो भी गति का समीकरण ठीक होगा। तो हम यहाँ पर u लेकर के चलते हैं। तो गति के तीन समीकरण है v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2s। आज हम बात करेंगे इन जो गति के जो तीन समीकरण है उनमें कौन कौन सी राशियों को क्या क्या कहा जाता है, पहले टॉपिक में हम बात करते हैं। तो यहां पर देखिएगा u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, उसी प्रकार से v का मतलब होता है अंतिम वेग। नेक्स्ट आप देखेंगे यहां पर s के दो अर्थ हो सकते हैं, एक विस्थापन हो सकता है या फिर इसको हम दूरी के सेंस में ले सकते हैं। बट आपने देखा होगा फिजिक्स के बुक में 11th में दूरी और विस्थापन में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो अंतर जो होता है थ्योरेटिकली होता है। बट अगर आप किसी प्रकार का आंतरिक प्रश्न या न्यूमेरिकल बना रहे होते हो तो विस्थापन और दूरी को सेम सेंस में लिया जाता है। इसलिए विस्थापन हो या दूरी हो, हम उसे s से प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर। उसी प्रकार से a को बोला जाता है त्वरण, और अपने पास एक राशि बच गया है t, जिसको बोला जाता है समय। तो हमने यहाँ पर देखा कि कौन कौन सी राशि को क्या क्या कहा जाता है, ये पहले आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट बात आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या है। जब कोई चीज प्रारंभ होने वाला रहता है या फिर प्रारंभ नहीं हुआ है या प्रारंभ होने की स्थिति में, उस स्थिति में या अभी प्रारंभ हुआ ही है, उस स्थिति में जो वेग रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं। और जब कोई चीज गति करना प्रारंभ कर देता है उसके बाद का जो वेग है वो काउंटिंग में आता है, अंतिम वेग में आता है। इन सभी की मात्रक की बात करें हम लोग, तो प्रारंभिक वेग का जो मात्रक है, सामान्यतः जितने भी मात्रक मोस्टली बताए जाते हैं वो ऐसे पद्धति में बताए जाते हैं। तो प्रारंभिक वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार से अंतिम वेग, चाहे प्रारंभिक रहे चाहे अंतिम वेग रहे, दोनों सेम राशियां वेग है, इसी कारण से दोनों का मात्रक सेम होगा, मीटर प्रति सेकंड ही होगा। उसी प्रकार से विस्थापनीय दूरी का जो मात्रक है या विस्थापनीय दूरी को मापते हम लोग क्या, मीटर में, इसलिए मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीटर हो जाएगा। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और समय का मात्रक हो जाता है अपना सेकंड।
मात्रक इस कारण से जरूरी है क्योंकि मात्रकों को देख करके जब आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो मात्रकों को देख करके आपको पता चल जाता है कि किस राशि के बारे में दिया हुआ है। और दूसरा, अगर आप सवाल बना रहे हैं, आंकिक प्रश्न बना रहे हैं और उस समय आप आंसर लिखते समय मात्रकों का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसमें लगभग आधा नंबर कट जाता है। और ये बहुत बेहतरीन तरह से क्लियर होना चाहिए क्योंकि कभी कभी प्रश्न घुमा करके देता है। ठीक, घुमा करके कैसे देता है? ठीक, वो मीटर की जगह सेंटीमीटर कुछ आधे राशियों को कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आप सवाल बना रहे हो, इसको सेंटीमीटर में कर दिया है और बाकी सबको मीटर में कर दिया है, तो आपको पता होना चाहिए आंकिक प्रश्न बनाते समय सभी की सेम क्वांटिटी, मतलब सभी एक ही पद्धति में होना चाहिए, सभी के सभी एसआई में होना चाहिए या फिर सीजीएस में होना चाहिए। यहाँ पर जैसे मैंने किया, इसको सेंटीमीटर में कर दिया, बाकी सब मीटर में है, तो सारे के सारे ऐसा ही है, लेकिन ये क्या हो जाता है सीजीएस, तो सवाल नहीं बनता है। उस स्थिति में सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये अपन ने देखा गति के 3 समीकरण क्या क्या है, और दूसरी बात हमने देखा कौन कौन सी राशि को किस किस नाम से बुलाया जाता है, और उसके बाद हमने देखा कि किन किन राशियों का क्या क्या मात्रक होता है। अब आइए इसमें आज के लिए जो लास्ट कंडीशन आपको बता दूं, जब आप इसका न्यूमेरिकल बना रहे होंगे, सवाल बना रहे होंगे, आंकिक प्रश्न बना रहे होंगे, तो कुछ कंडीशंस दिया रहता है जिसको आपको ध्यान से पढ़ करके उन राशियों के बारे में सोचना होता है। जब आप सवाल बना रहे होंगे तो उसमें कभी कभी ऐसा लिखा होता है, जैसे देखिएगा ऐसा शब्द का प्रयोग करता है, जब किसी वस्तु को ब्रेक लगा करके रोक दिया जाता है, या फिर ऐसा बोलता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगा करके उसे रोक दिया जाता है। इस शब्द का प्रयोग किया। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, अगर आप सवाल बना रहे हैं और सवाल में ऐसा लिखा है कि किसी वस्तु पर ब्रेक लगाने से वह रुक जाता है, या फिर ऐसा लिखा हुआ है किसी वस्तु पर बल लगाने से उसे रोक दिया जाता है, तब उस स्थिति में आपको अंतिम वेग 0 लेना होता है। इसलिए क्योंकि ब्रेक लगाओगे या वस्तु पर बल आरोपित करोगे तो वस्तु अंत में कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगा, इसी कारण से अंत में कहीं ना कहीं उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। दूसरा, अगर सवाल में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, ये शब्द आ गया आपके आंकिक प्रश्न में, ऐसा लिखा हुआ है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है तो उस स्थिति में आपको प्रारंभिक वेग लेना होता है 0। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में उसका वेग कैसा है? 0 है। इसी कारण से विराम अवस्था में क्या होगा? प्रारंभिक स्थिति के वेग को प्रदर्शित करेगा, इसलिए उसका विराम अवस्था में जो वेग रहेगा, कौन सा प्रारंभिक वेग, वो आपको 0 लेना होगा। उसी प्रकार से तीसरी अंतिम बात, क्या आप सवाल बना रहे हैं और आपके सवाल में ऐसा लिखा हुआ है, इस बात को बताने से पहले आपको बता दूं, त्वरण के बारे में थोड़ा सा बता दूं। त्वरण किसको बोलते हैं? त्वरण बोला जाता है वेग में परिवर्तन की दर को। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। सामान्यतः अगर किसी गाड़ी की स्पीड में, किसी वाहन की स्पीड में कमी या वृद्धि हो रही है, यानी कि उसका वेग बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, समथिंग ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम उसको फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो रहा है। लाइक दैट, आप अपने घर से बाइक लेकर के निकलते हैं, किसी मार्केट जाना है, कहीं स्कूल जाना है, तो आपने देखा होगा आपकी गाड़ी की स्पीड हमेशा एक समान नहीं रहती, कम ज्यादा होते रहता है, अर्थात आपकी गाड़ी का वेग जो है वो चेंज हो रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे? गाड़ी में त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो बहुत ही सामान्य तरीके से आपको समझना होता है त्वरण। अगर स्पीड कम ज्यादा हो रहा है किसी वाहन की, किसी भी चीज की, इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है? त्वरण उत्पन्न होता है। तो त्वरण में 2 बातों को ध्यान रखना होता है, या तो वेग बढ़ रहा होगा या तो वेग घट रहा होगा, दोनों ही परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहे हैं। या तो वेग बढ़ रहा होगा या तो वेग घट रहा होगा। अगर वेग बढ़ रहा होगा तो त्वरण को हम क्या करते हैं? धनात्मक लेते हैं। अगर वेग घट रहा होगा तो त्वरण को हम क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। त्वरण मतलब ए, यहाँ पर त्वरण मतलब ए। तो अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक हो जाएगा, अगर वेग घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक हो जाता है। और इस ऋणात्मक त्वरण को हम क्या बोलते हैं? मंदन कहते हैं। इसलिए कई बार सवाल में ऐसा बोलता है कि कितना मंदन उत्पन्न होता है, इसका मतलब उसकी जो त्वरण है या फिर वेग है वो लगातार घट रहा होगा, इसलिए वो मंदन शब्द का प्रयोग किया है। उस स्थिति में आपका जो आंसर
जो आएगा ए बराबर वो ऋणात्मक में आएगा, माइनस में आंसर आएगा। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी गति के समीकरण के बारे में। एक बार रिपीट कर दूं, हम लोगों ने गति के समीकरण में क्या देखा। सबसे पहले जाना कि गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं। तो गति के 3 समीकरण होते हैं, जिस प्रकार से हमने प्रदर्शित किया। दूसरा हमने देखा कि गति के समीकरण में कौन कौन सी राशियों को क्या क्या कहा जाता है। तीसरा हमने देखा उनके मात्रकों के विषय में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद हमने सवाल बनाते समय कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे, या कंडीशन दिए रहते हैं उसमें किस प्रकार से आपको बिहेवियर रखना है, ये हमने देखा। इतना आपने कर लिया तो न्यूमेरिकल वगैरह आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा कि अलग अलग स्थितियों में ये जो गति के जो समीकरण है उनका स्वरूप किस प्रकार से होगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आशा करता हूं कि ये जो मैंने बेसिक चीज आपको बताया, जो कि बहुत ही छोटे तरीके से था, बहुत ही कम समय में इसको बताना पड़ता है, वैसे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा समझाया चीज आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर कमी लगती है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि आपके लिए, आप लोगों के लिए मैं बेहतरीन वीडियो बना सकूं। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।